नमस्कार, मैं अजय कुमार। राशन की दुकानों पर 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए में राशन खरीद कर जिंदगी काटते बहुतेरे लोगों को आपने जरूर देखा होगा। इतने सस्ते में अनाज मिलने की वजह से इनके 2 जून के खाने का जुगाड़ हो पाता है। इसके पीछे बड़ी वजह है साल 2013 में बना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे गरीब लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाए, उन्हें भूख से मरने के लिए ना छोड़ दे। इसलिए जब 3 नए कृषि कानूनों की वजह से सरकारी मंडियां ढहती चली जाएंगी, तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ा झटका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को मिलने वाले जीवन पर भी पड़ने वाला है। देश में जरूरत से कम सरकारी मंडियां होने के बावजूद भी सरकारी मंडियों की वजह से सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और इस अनाज का बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीब लोगों तक पहुंचाया जाता है। अंग्रेजी की फ्रंटलाइन पत्रिका में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर विश्वजीत धर लिखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए सरकारी खरीद की वजह से 3 फायदे होते हैं। पहला, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की वजह से अपनी उपज की ठीक ठाक कीमत मिल जाती है। दूसरा, अगर कृषि बाजार में बहुत अधिक उतार आए, यानी कि कीमतें बहुत अधिक गिरें, तो कृषि उपज की कीमत कम हो जाए तो सरकारी मंडियों में एमएसपी मिलने की वजह से बाजार के उतार से किसानों को बचा लिया जाता है। और तीसरा कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए गरीब लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचा दिया जाता है। इस लिहाज से इसमें बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए सरकारी खरीद और सरकारी मंडियां खत्म हो जाएं, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ढांचा अपने आप ढह जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इन 3 नए कृषि कानूनों की वजह से भारत के खाद्य सुरक्षा पर बहुत गंभीर असर पड़ते दिख रहा है। अगर यह कानून वापस नहीं लिए गए तो भारत की बहुत बड़ी आबादी भूख की शिकार बनकर रह जाएगी। कुछ तर्कों के सहारे जैसे यह निष्कर्ष दिया जाता है, वैसे इन 3 नए कानूनों के समर्थक के जरिए यह सवाल उठता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारत के खाद्य निगम के गोदामों में बहुत अधिक अनाज पड़ा हुआ है, इसलिए अब कोई भूख से नहीं मरने वाला। बहुत अधिक अनाज के भंडार से जुड़े ऐसे सभी सवालों का जवाब वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक ने न्यूज क्लिक के एक आर्टिकल में बड़ी बारीकी तौर पर दिया है। प्रभात पटनायक लिखते हैं कि इस बात से इंकार नहीं है कि इस समय भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न भंडार है और यह पिछले कई सालों से भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नियमित विशेषता बन गई है। लेकिन इससे निष्कर्ष निकाल लेना कि भारत अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त खाद्यान्न से कहीं ज्यादा उत्पादन करता है, अव्वल दर्जे की नासमझी होगी। जो देश साल 2020 में 107 देशों के लिए तैयार किए गए विश्व भूख सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के में 94 पायदान पर है, अगर इसके पास अनाज का बहुत बड़ा स्टॉक है, तब भी उसे खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं कहा जा सकता है। यह कोई मनमाने तरीके से निकाला गया निष्कर्ष नहीं है। जब भी लोगों की सामानों और सेवाओं को खरीदने की हैसियत में बढ़ोतरी होती है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ती है, तभी जाकर किसी तरह की स्टॉक में कमी आती है। अगर एफसीआई के गोदामों में अनाज का स्टॉक हर साल बढ़ रहा है, लेकिन लोगों और बच्चों तक सही पोषण नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बहुत कम है। वह अपने लिए इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि अपनी भूख को ठीक ढंग से मिटा सकें। इसलिए जरूरत एफसीआई के गोदामों में अनाज कम करने की नहीं, बल्कि लोगों के हाथ तक रोजगार पहुंचाने और उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ाने की है। लेकिन अधिक अनाज उत्पादन से जुड़ा मामला केवल इतना ही नहीं है। आजकल बहुत सारे विशेषज्ञों की अखबार में राय छप रही है कि भारत में कुछ फसलों जैसे कि गेहूं, धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन दूसरे फसलों का बहुत कम। इन कृषि कानूनों से फसलों के उत्पादन में डाइवर्सिफिकेशन
यानी विविधता आएगी। अब इस तर्क पद्धति में दो बातें छिपी हुई हैं। पहला यह कि यह तर्क बनता कहां से है, और दूसरा यह कि तर्क बना क्यों है। पहला सवाल कि ऐसा तर्क बनता कहां से है, इसका बहुत ही माकूल जवाब अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक देते हैं कि भारतीय बुद्धिजीवियों में साम्राज्यवादी पूंजीवाद के उन स्वयंसेवी तर्कों को गटक लेने की अविश्वसनीय प्रवृत्ति रही है, जिन तर्कों के आधार पर आमतौर पर उनका आर्थिक पांडित्य बनता है। यह पांडित्य किसी और क्षेत्र के मुकाबले भारत के खाद्य अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कहीं ज्यादा नजर आता है। यानी यह तर्क कि भारत को गेहूं, धान और फसलों की पैदावार छोड़कर दूसरे फसलों की तरफ जाना चाहिए, जैसे तर्क साम्राज्यवादी पूंजीवाद के मंसूबों से जुड़ते हैं। ऐसे तर्कों का मकसद दुनिया के दूसरे मुल्कों को विकसित देशों के फायदे के अनुकूल माहौल बनाने से जोड़ना होता है, और यह तर्क यहीं से आते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा तर्क दिया क्यों जा रहा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऐसे तर्क केवल अभी नहीं दिए जा रहे हैं, बल्कि यह तर्क पिछले 3 दशकों से कृषि से जुड़े संपादकीय पन्नों का हिस्सा बने हुए हैं। दुनिया की जमीन पर भारत ऐसे जगह पर स्थित है जहां की जलवायु की वजह से भारत में कई तरह की फसल होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए भारत 3 मौसमों में खरीफ, रबी और जायद की फसलें भी होती हैं। लेकिन यह सहूलियत उत्तर के औद्योगिक ठंडे देशों को नहीं है, या यह कह लीजिए कि दुनिया के उत्तर में बसे तथा कथित डेवलप्ड नेशन जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन से जुड़े देश भारत जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में होने वाली फसलों को नहीं उगा पाते। अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक द हिंदू अखबार में लिखती हैं कि दुनिया के उत्तर में बसे औद्योगिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जलवायु में होने वाली खाद्यान्नों की बड़ी मांग है। वजह है कि उत्तर के इंडस्ट्रियल नेशन में क्लाइमेट के कारण मुश्किलों से एक मौसमी खेती होती है और डेयरी उत्पादन का अधिक उत्पादन होता है। तकरीबन 2-3 दशकों से इनकी चाह रही है कि भारत जैसा देश अपनी अनाजों की सरकारी खरीद बंद कर दे। इनके यहाँ अधिशेष पड़ा हुआ अनाज भारत जैसे देश में बिके और भारत में वैसे खाद्यान्न का उत्पादन हो जिनकी मांग औद्योगिक देशों में बहुत अधिक है। एक तरह से समझ लीजिए तो यह कोशिश भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से कॉलोनी की तरह से इस्तेमाल करने जैसी है। इसी तर्ज पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की नीतियां भी बनती हैं। साल 1990 के दशक के दौरान फिलीपींस, बोत्सवाना जैसे दर्जनों देश अपनी खाद्यान्न नीति अमेरिका के तहत ढालने की वजह से पूरी तरह से अमेरिकी अनाजों पर निर्भर हो गए। और एक वक्त ऐसा आया कि दुनिया की तकरीबन 37 देशों में खाद्यान्न को लेकर, खाने को लेकर साल 2007 के दौरान खूब दंगे हुए। इन देशों के शहर गरीबी के केंद्र बन गए। इन तर्कों से साफ है कि भारत जैसे विकासशील देश में सरकार के जरिए खाद्यान्न प्रबंधन की जरूरत है। इसे पूरी तरह से बाजार के रहमो करम पर छोड़ देना कहीं से भी उचित नहीं है। पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से दूसरे देशों की कुछ कंपनियों ने किसानों से कॉन्ट्रैक्ट खेती की, कई रिसर्च पेपरों में इस खेती से भी निष्कर्ष निकला है कि यहाँ किसानों का शोषण हुआ है। कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर फसल की क्वालिटी न होने पर किसानों को सही कीमत नहीं दिए, यानी बाजार हर तरह से अभी तक असफल रहा है। भारत जैसे देश में जहां एक किसान को साल भर में सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की सरकारी मदद मिलती है औसतन, वैसे ही अमेरिका जैसे देश में एक किसान को साल भर में तकरीबन सरकार की तरफ से 45 लाख रुपए की सरकारी मदद मिलती है। इन दोनों के बीच इतना अधिक अंतर है कि भारत में कृषि बाजार को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर देने का मतलब कृषि बाजार को बर्बाद करने जैसा होगा। इसके साथ भारत में तकरीबन 86% आबादी की अब भी मासिक आमदनी 10,000 रुपए से कम है। इसे अपना पेट भरने के लिए सरकार की राशन की दुकानों की बहुत जरूरत है। राशन की दुकानों में राशन रहे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार विकसित देशों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की बजाय भारत की हकीकत को ज्यादा तवज्जो दे। शुक्रिया।